हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो आपको समय से मिलती रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, जिसका मतलब होता है लंबाई एवं गति का मापन। उसको लंबाई को और गति को कैसे मापते हैं। नवदीपा, ए क्यूरियस 11-year-old गर्ल लिव इन ए टाउन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो दीपा क्या है? एक जिज्ञासु क्यूरियस लड़की है। वह 11 वर्ष की है और कहाँ रहती है? हरियाणा में। हरियाणा के एक टाउन नगर में रहती है। द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड। अब जो है विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा नीड्स ए न्यू यूनिफॉर्म सिंस ही हैज ग्रोन टॉलर। अब दीपा को स्कूल जाने के लिए एक नई यूनिफॉर्म चाहिए क्योंकि उसका जो हाइट है वो बढ़ गई है, वो लंबी हो गई है। हर मदर टेक्स हर टू ए क्लॉथ शॉप। अब उसकी माँ क्या करती है? उसको एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। सी आस्क फॉर ए 2 मीटर क्लॉथ पीस। अब वो कपड़े वाले से, दुकान वाले को कहती है कि आप 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लॉथ यूजिंग ए मेटल मेजरिंग रोड। अब दुकानदार 2 मीटर कपड़ा किससे मापता है? धातु की एक छड़ होती है, उससे मापता है वो। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट्स यूजिंग ए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। उसके बाद कपड़ा लेके वो सिलवाने के लिए कहाँ जाते हैं? उसके दर्जी के पास जाते हैं। तो दर्जी उसको किससे मापता है? एक लचीले फीते से, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह का जो फोल्डेबल होता है। हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाई 4 अंगुला, दैट इज 4 फिंगर विड्थ। तो उसकी जो माँ है वो दर्जी को कहती है कि इसकी जो लंबाई है ड्रेस की, उसको आप 4 अंगुल यानी कि 4 उंगलियों के चौड़ाई के बराबर अधिक रखो। जितनी जितनी 4 उंगलियों की चौड़ाई होती है हमारी, उतनी ज़्यादा। अब जो दीपा है वो सोचने लगती है, आर द टेप एंड द रोड सिमिलर टू द स्केल दैट द एल्डर सिस्टर हैज इन हर ज्योमेट्री बॉक्स। अब वो सोचती है कि जो फीता है या वो छड़ है, ठीक है, जो रोड जिससे उसने, दुकान वाले ने 2 मीटर कपड़ा मापा था, तो क्या वो मेरी जो बहन के ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रखी है उसके समान ही है, उसके जैसे ही हैं। वाट डिड मदर मीन्स बाई 4 अंगुला। तो अब माँ ने जो कहा है कि 4 अंगुल, इससे क्या मतलब है? तो उसके मन में डाउट आ गया। बिकॉज सी इज क्यूरियस। तो डाउट स्वाभाविक है आना उसके मन में। जो जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, उन्हीं के मन में हर चीज़ को लेके नए नए सवाल पैदा होते हैं और नए नए सवाल पैदा होने भी चाहिए जब तक आपको किसी चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। तो दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विद हर स्कूल फ्रेंड्स अनीस, हरदीप, पद्मा, तंसीम एंड दिस लीड्स टू ए डिस्कशन अमंग्स देम। अब दीपा क्या करती है? जो उसने ये सब कुछ अनुभव किया है स्कूल में जाके, अपने फ्रेंड्स अनीस, हरदीप, पद्मा और तस्नीम के साथ में शेयर करती है। अब इनके बीच में डिस्कशन शुरू हो जाता है इस बात पे। ये देखिए यहाँ पे 4-5 दिखाए गए हैं। अब पढ़ेंगे हम हाउ डू वी मेजर। तो हरदीप सेज, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लॉथ बाई द लेंथ ऑफ हर आर्म। अब सबसे पहले उनमें हरदीप कहता है कि मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन हाउ ए फार्मर मेजर लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेड्स। देखिए, किसान अपने खेत में प्लो करने के बाद में जब बीज बोता है तो उसमें क्यारियां बनाता है, छोटी 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 छोटी, ताकि वो आसानी से उसमें पानी दे सके। तो क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियां बनाने के लिए खेत की लंबाई को मापते हुए देखा है कि वो कैसे मेजर करके बनाता है? ही वॉक्स एंड काउंट द नंबर ऑफ हिज
स्ट्राइड्स से पद्मा। अब पद्मा ने कहा कि वह क्या है, चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या को गिनता है। अपने कदमों की संख्या को गिन के ही वो बराबर बराबर क्यारियों में उसको पूरे जो फील्ड खेत है उसको फार्म को डिवाइड कर लेता है। ओह, नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड्स, समटाइम्स दे ऑल्सो यूज द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर, एड्स अनीस। अब अनीस कहता है, अरे सिर्फ कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैर के पंजों की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। नवदीपा सेज एक्साइटेडली, मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सो मच फन। अब दीपा पूरे उत्साह से कहती है कि शरीर के अंगों का उपयोग करके लंबाई को मापना बहुत ही फनी है, रोमांचक है, सॉरी एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट वाला काम है। लेट अस आल्सो मेजर समथिंग यूजिंग ए बॉडी पार्ट, चलो हम भी शरीर के अंगों का उपयोग करके कुछ मेजर करते हैं, मापते हैं। व्हाट शुड वी मेजर, अब वे कहते हैं कि हमें क्या मापना चाहिए। ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन अवर क्लासरूम से ये तस्नीम। अब तस्नीम कहता है कि चलो अपने क्लासरूम में जो मेज रखी है उसको मापते हैं। तस्नीम कहती है। नो पद्मा एड्स, पद्मा बात को आगे बढ़ाती है, एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज टू मेजर इट। अब वो कहती है कि हमें अपने शरीर का कौन सा अंग, कौन से अंग से इसको मापना चाहिए। दीपा बोलती है, लेट अस यूज अवर हैंड स्पैन। देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया ये इसको कहते हैं हैंड स्पैन, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होती है आपके हाथ की, दैट इज कॉल्ड हैंड स्पैन। तो वो बोलती है कि हमें अपने हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। आई विल शो यू हाउ टू यूज इट, वो कह रही है चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, मैंने इसको यूज करते हुए अपनी माता को देखा है। सी कॉल्स इट बलिष्ठ, वह इसे बलिष्ठ कहती है। हरदीप एड्स, अब हरदीप बोलता है, ओके लेट्स आल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट्स। तो हम अपने जो इसको मापेंगे उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे सबने माप के अपना ये टेबल में उसको फिलअप कर लिया कि किसी के लेस देन 13 हैंड स्पैन है, किसी के स्लाइटली ज़्यादा है, किसी के कम है, किसी के 14 है। तो इस तरह से पूरा। नो पद्मा सेज, अब पद्मा कहती है, ओ द नंबर ऑफ द हैंड स्पैन इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के नंबर ऑफ हैंड स्पैन इस माप के लिए मेज की लंबाई के अलग अलग हैं। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल, तो अब हम मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं। बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, अब सवाल ये है कि ये जो हैंड स्पैन के नंबर हैं अलग अलग क्यों होने चाहिए। हरदीप आस्क थॉटफुली, हरदीप ने विचार करके थॉटफुली पूछता है। तो तस्नीम कहती है, तस्नीम सेज आई कैन गेस, मुझे लगता है कि आवर हैंड स्पैन आर ऑफ डिफरेंट साइज, मुझे लगता है कि हमारे सबके हैंड स्पैन अलग अलग साइज के हैं। अनीस गिव्स एन आइडिया, लेट अस चेक दिस, अब अनीस आइडिया देता है कि चलो इसकी जांच करते हैं। सो ऑल द 5 ऑफ देम पुट देयर हैंड स्पैन अलोंग ईच अदर एंड अराइव एट द कंक्लूजन दैट द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन आर डिफरेंट। अब पाँचों के पाँचों वो क्या करते हैं, अपने अपने हैंड स्पैन को एक दूसरे के साथ रखते हैं और इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनके सबके जो हैंड स्पैन की लंबाई है वो अलग अलग है। नो दीपा सेज थॉटफुली, दीपा विचार करते हुए कहती है, नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स, तो संभवतः यही कारण है कि लोग किसी भी चीज़ की लंबाई को नापने के लिए कहीं का स्केल का या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबके हैंड स्पैन अलग अलग हैं तो लंबाई चौड़ाई सबकी अलग अलग हो जाएगी कहीं की भी, लेकिन ये तो सब यूनिवर्सल चलता है। तो दीपा एंड हर फ्रेंड कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर
हैंड स्पैन। अब दीपा और उसके साथी अपने अपने हैंड स्पैन की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं। द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ देयर हैंड स्पैन। अब जो टेबल की लंबाई है वो अपने हैंड स्पैन के रूप में उसको वे व्यक्त करते हैं कि किसके कितने हैंड स्पैन के बराबर टेबल की लंबाई है। नाउ हेयर द हैंड स्पैन यूज फॉर मेजरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिट। अब मापने के लिए जो आपने इन्होंने हैंड स्पैन यूज किया वो मापने के लिए एक यूनिट के मतलब मात्रक के रूप में एग्जाम्पल हो गया ये। उन्होंने के उपयोग में क्या लाया, उन्होंने हैंड स्पैन उपयोग में लाया, तो अब ये हैंड स्पैन उनकी यूनिट हो गई। जैसे बोलेंगे कि 13, व्हाट इज 13 हैंड स्पैन, क्योंकि हैंड स्पैन से नापा ना, जिस चीज़ से नापोगे वही यूनिट हो जाएगी उसकी। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स, ए नंबर एंड ए यूनिट। अब जो लंबाई है वो 2 हिस्सों में बटे, 2 भागों में व्यक्त की गई। एक तो उसकी संख्या और दूसरा उसका मात्रक, यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, if the length of the table is found to be 13 hand span, then 13 is the number and the hand span is the unit selected for the measurement। अगर 13 हैंड स्पैन नापी गई मेज की लंबाई तो उसमें 13 क्या है, 13 तो एक नंबर है, और यूनिट क्या है, हैंड स्पैन है, जिससे उसको नापा है वही उसकी यूनिट होती है। However, hand span and the other similar units such as length of hand, foot, fist or fingers differ from person to person। अब ये बोलते हैं कि हैंड स्पैन की तरह ही जैसे कि और दूसरी यूनिट जैसे हाथ हो, पैर हो, मुट्ठी हो, उंगली हो, इनकी लंबाई भी सब इंसानों में अलग अलग होती है। Thus, there is a need for such a unit for which measurements of the same length made by different people do not differ। अब हमें एक ऐसी यूनिट की जरूरत है जिससे कि कोई भी मापे लेकिन लंबाई उसकी एक समान हो, क्योंकि उनके सभी के हैंड स्पैन से नापने से है, हाथ से नापो, पैर से नापो, तो वो लंबाई क्या अलग अलग आएगी हर इंसान से। तो उनको एक ऐसी यूनिट चाहिए किसी को भी नापने के लिए जो जिससे कोई भी नापे, छोटा नापे बड़ा नापे, लंबाई वही एक समान आए अगर वो एक चीज़ की। इंडिया हैज़ ए रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम डेटिंग बैक टू एंशियंट टाइम्स। अब प्राचीन काल से ही भारत में जो मेजरमेंट सिस्टम की हिस्ट्री है वो बहुत ही समृद्ध रही है, बहुत ही रिच। अंगुल, फिंगर विड्थ, मल्टीपल्स ऑफ अंगुल, धनुषा एंड योजन are some of the units mentioned in ancient Indian literature and the use in measuring artifacts, architecture and town planning। अब जो हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य हैं, जैसे वेद हैं, पुराण हैं और कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे पुरानी पुस्तकें हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो इनमें कुछ यूनिट्स के बारे में जिक्र किया गया है, जैसे अंगुल, उंगली की चौड़ाई, बहु उंगुल, धनुष, योजन, इस तरह के और बहुत सारे। द अंगुल इज स्टिल यूज बाई ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल लाइक कारपेंटर्स एंड टेलर्स। अब देखिए, टेलर और कारपेंटर जैसे जो पारंपरिक शिल्पकार हैं वो आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सेवरल ऑब्जेक्ट्स विद रूल्ड मार्किंग विच कुड बी स्केल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के उत्खनन जो स्थल थे जहाँ से उनकी इवैक्यूएशन मतलब खुदाई हुई है जहाँ से, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई जिन पर एक अलग तरह से निशान बने हुए हैं, चिन्ह पाए गए हैं। तो वे पैमाने हो सकते हैं उस समय के, स्केल्स, वे उस समय की स्केल हो सकती हैं। अब उनको डेफिनेटली स्केल हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जितने भी चीज़ें हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमें आज तक मिली हैं कोई लिखी हुई, वो उनको कोई भी साइंटिस्ट अब तक या आर्कियोलॉजिस्ट अब तक पढ़ नहीं पाया है, तो इसलिए हमें पक्का नहीं पता है कि वो पैमाने हैं, स्केल हैं या कुछ और है, तो इसलिए उसको जस्ट स्केल का अनुमान लगा रहे हैं। नाउ कम टू स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब आते हैं मानक मात्रक। स्टैंडर्ड मतलब जो जिसको सब स्वीकार करते हों, वो होता है स्टैंडर्ड, जो सबके लिए एक समान हो।
इसको सब कंट्रीज हर आदमी माने। तो सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट इन एवोल्व विद द टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो संसार के अलग अलग जगहों में समय के साथ साथ अलग अलग यूनिट प्रणालियों का विकास हुआ। However, when people started traveling from one place to another, it created a lot of confusion. देखिए, जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करना शुरू किया तो तब उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ इससे, क्योंकि अगर कोई मान लो यहाँ से इंडिया से और व्यापार के लिए दूसरी कंट्री जा रहा है, कहीं बहुत दूर जा रहा है, इंडिया ही इतना बड़ा है कि उसमें ही नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो वहाँ पे उनका जो लोकल ट्रेडिशन है मापने का वो चेंज हो जाता था। तो उसकी वजह से क्या होता था, कन्फ्यूजन होता था। दिस लीड टू द डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड एडोप्टिंग ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यही वे दिक्कतें थी जिनकी वजह से सभी कंट्रियाँ, सभी देश या सभी लोगों ने एक मत होकर एक स्टैंडर्ड यूनिट को अपनाने का फैसला लिया। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और SI यूनिट। अब जो पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया जा रहा है जिसको SI यूनिट बोलते हैं। तो उसी के हिसाब से अब सब जगह मापने की प्रणाली चल रही है। अब SI यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो लेंथ की SI यूनिट क्या है, लंबाई की मीटर है, तो लंबाई को मीटर में मापते हैं स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स सिंबल इज स्मॉल m, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो 15 मीटर है तो 15 स्मॉल m। ए मीटर स्केल इज शोन इन फिगर। ये देखिए, ये मीटर की स्केल दिखाई गई है। 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स, ईच डिवीजन इज कॉल्ड ए सेंटीमीटर। देखिए, एक मीटर को 100 बराबर बराबर भागों में बांटा गया और हर एक पार्ट को सेंटीमीटर कहते हैं। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 100 सेंटीमीटर। यू मे बी फेमिलियर विद ए स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए, इससे आप हर कोई फेमिलियर होगा जो कि 15 सेंटीमीटर लंबी स्केल होती है, 6 इंच की स्केल, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में या आपके जो आप पेन बॉक्स है उसमें रखी होगी। लगभग सभी के पास स्केल मिलेगी। सभी बच्चे 6 क्लास में आने तक स्केल यूज करने लगते हैं और काफ़ी खूब अच्छे से स्केल यूज करते हैं। तो देखिए, आपकी वो 15 सेंटीमीटर तो आपके पास भी पाएगी। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ 1 मीटर। लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल। उसको आप ध्यान से देखिए। इट हैज़ मार्किंग इन सेंटीमीटर फ्रॉम 0 to 15। उस पर क्या है, 0 से 15 तक लेकर सेंटीमीटर में मार्किंग है। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव बिग मार्क्स सच एज बिटवीन 1 and 2 और बिटवीन 5 and 6 इज 1 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये बोल रहा है कि जो लगातार, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, दो नंबरों के बीच में जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर का है। 1 से 2 के बीच में 1 सेंटीमीटर है, 5 से 6 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, 7 से 8 के, 14 से 15 के बीच में 1 सेंटीमीटर का है। Observe that these sections of 1 centimeter length are further divided into 10 equal parts। अब आप देखोगे कि जो 1 सेंटीमीटर का पार्ट है वो भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें बहुत छोटे 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 निशान लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड ए मिलीमीटर। अब जो ये 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है उसको मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग द स्केल। देखिए, उस पर सबसे छोटा क्या है, मिलीमीटर है। तो एक इस स्केल से आप सबसे छोटा क्या माप सकते हो, 1 मिलीमीटर माप सकते हो। उससे छोटा आप इस स्केल से मेजर नहीं कर सकते हो। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 1 मीटर को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा। जैसे ये मान लो 1 है, इसको आपने 10 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 0.1। ठीक है, वो मैथ में आपने पढ़ा होगा सबने। फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ वी यूज ए लार्जर यूनिट कॉल्ड ए किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। अब अगर हमें बहुत लंबी लंबी दूरियां मापनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं, जो कि
1000 मीटर को मिलकर बना होता है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ्स वी यूज यूनिट सच एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और जब हम बहुत छोटी छोटी लेंथ को मापते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सेंटीमीटर या मिलीमीटर, अपनी सुविधा के अनुसार। जितनी बड़ी चीज़ हमें मापनी है हम उसी अनुसार मेजरमेंट का वो लेते हैं यूनिट। वुड इट बी कन्वीनियंट टू यूज द यूनिट मीटर टू मेजर लार्जर लेंथ? अब वो बोल रहा है क्या बहुत बड़ी बड़ी लेंथ को मापने के लिए मीटर यूनिट सफिशिएंट ठीक है, आपको कन्वीनियंट लगती है? सच एज द लेंथ ऑफ ए रेलवे ट्रैक बिटवीन टू सिटी, जब दो सिटी के बीच में रेलवे ट्रैक को अगर मापना है तो अगर मीटर में मापोगे तो आपको ये उतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा मापने में बार बार। और टू मेजर द स्मॉलर लेंथ सच एज द थिकनेस ऑफ ए पेज ऑफ ए बुक। अब बुक के पेज की थिकनेस कितनी सी होती है? बहुत मिलीमीटर से भी कम होती है। तो बुक के पेज की थिकनेस को मापने के लिए क्या आप मीटर को यूज करोगे? वो आपको सही से रीडिंग दिखाएगा ही नहीं। तो ये नीचे दिया गया है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। देखिए अब बात करते हैं इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस अनदर स्केल मार्किंग। अब आप स्केल में और भी अलग तरह की मार्किंग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये इंच में मार्किंग की गई है, 1 2 3 4 5 और 6। दिस स्केल मार्किंग इज इन इंचज वेयर 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 इंच कितने के बराबर होता है? 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इन अर्लियर डेज यूनिट सच एज इंच एंड फुट वर यूज टू मेजर लेंथ। तो बहुत पहले के दिनों में, पुराने दिनों में मेजरमेंट के लिए कौन सी यूनिट यूज करते थे? इंच को और फुट को। तो 12 इंच मिलके 1 फीट बनाती है। 12 इंचज में 1 फुट होता है। दीज यूनिट्स आर स्टिल यूज बाई सम पीपल। अभी भी बहुत सारे लोग इस यूनिट को यूज करते हैं। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ फिट की स्केल हो गई, क्योंकि ये 6 इंच है, 12 इंच में 1 फिट होता है तो हाफ फिट की स्केल हो गई। ठीक है। Now suppose we all are measure the length of the table again but this time using a meter scale। अब हम दोबारा से सारे उसकी मेज की लंबाई माप रहे हैं, लेकिन इस बार हमने क्या ले लिया? मीटर स्केल ले लिया। विल अवर रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट? नहीं, इस बार हमारा रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएगा। बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग ए स्केल टू मेजर लेंथ। देखिए हमारा रिजल्ट तब तक अलग नहीं आएगा जब तक हम सबको सही से मापना आता होगा। अगर कोई से को मापने का सही तरीका नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली फिर से रिजल्ट डिफरेंट आने ही वाला है। तो अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी? हमें ज़रूरत पड़ी करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। तो लंबाई को मापने की अब हमें सही विधि या सही तरीके की ज़रूरत पड़ी कि सही से कैसे नापते हैं। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल। देखो किसी भी वस्तु की लंबाई को मापने के लिए हमें क्या है कि उपयुक्त पैमाने की ज़रूरत पड़ती है। स्केल की फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू मे यूज ए 15 सेंटीमीटर स्केल। देखिए अगर आप अपनी पेंसिल की लंबाई मापना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, अपने 15 सेंटीमीटर की स्केल से मापेंगे। सिमिलरली इफ़ द हाइट ऑफ ए रूम इज टू बी मेजर यू मे नीड ए मीटर स्केल और ए मेजरिंग टेप। और अगर आप एक कमरे की लंबाई नाप रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? आइदर आपको मीटर स्केल चाहिए या फिर एक मेजरिंग टेप चाहिए जो कि मीटर में हो। You cannot directly measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale। गर्थ होती है चौड़ाई पेड़ की, जो पेड़ की मोटाई होती है। तो अब आप मीटर स्केल से, जो मीटर स्केल है बिल्कुल वो तो लोहे का है, स्ट्रिक्ट है, कठोर है, तो मुड़ेगा नहीं। तो उससे आप सीधा किसी पेड़ की चौड़ाई या अपनी चेस्ट जो आपकी छाती है उसकी गोलाई को नहीं माप सकते हैं। फॉर सच मेजरमेंट फ्लेक्सिबल मेजरिंग टैप सच एज ए टेलर्स टेप इज मोर सुटेबल। तो इन चीज़ों को नापने के लिए जो टेलर के पास थी फ्लेक्सिबल मेजरिंग टैप वो ज़रूरी है, मोर सुटेबल है। तो इसीलिए टेलर क्या है, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टैप यूज करता है, क्योंकि उसको तो हमारे कभी हाथ की, कभी गर्दन की, कभी पैरों की, कभी हमारे पेट की, कभी चेस्ट की, कभी बस्ट की, इन सब की लंबाई नापनी होती है अलग अलग। वाइल मेजरिंग लेंथ्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स। अब देखिए लंबाई को नापते समय हमें कुछ
सावधानियां बरतने की आवश्यक ज़रूरत होती है कि हमें वे क्या क्या सावधानियां हैं। अब उन सावधानियों को पढ़ेंगे। तो पहली में आती है व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल। तो स्केल को रखने की सही सही तरीका क्या है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर। तो देखिए स्केल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जीरो है, इसके बाद की एक्स्ट्रा स्केल है। तो आपको कोई भी चीज़ नापनी है तो जीरो से स्टार्ट करनी है। आप ऐसा टेढ़ा करोगे इसको जैसे यहाँ पे कर रखा है तो ये आपका मेजरमेंट गलत हो जाएगा। दैट इज द करेक्ट मेजरमेंट। नाउ सेकंड आता है व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई वाइल रीडिंग द स्केल। जब हम स्केल को रीड करते हैं तो हमारी आई की पोजीशन बिल्कुल उसके एकदम ऊपर होनी चाहिए। अगर हम टेढ़ा करेंगे तो वो स्केल आपको कम या ज़्यादा बता सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल बाई aligning it with a scale, the position of your eye should be directly above the tip of the pencil। तो जहाँ आप पेंसिल की टिप है बिल्कुल उसके ऊपर सीधा आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज जैसा इसमें दिखाया गया है ऊपर से सीधा यहाँ पे, अदरवाइज आपको ये देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो आपका मेजरमेंट गलत हो जाएगा इससे, अगर आप ठीक से आंखों से नहीं देखोगे बिल्कुल एकदम सेंटर में करके। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया सावधानी का। अब देखिए कई बार हमारी जो स्केल होती है उसका एंड टूटा हुआ होता है, तो अब ऐसी स्केल से हम लंबाई कैसे मेजर करेंगे। इफ़ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन ऑन द जीरो मार्किंग इज नॉट क्लियर इट कैन स्टिल बी यूज फॉर मेजरमेंट। देखिए अगर आपकी स्केल का कोई एक एंड टूट गया है और उस पर जीरो आपको अच्छे से अब नहीं दिख रहा है तो उसके बाद भी आप स्केल को यूज कर सकते हो। वो कैसे करोगे। विद सच ए स्केल यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल। तो स्केल का कोई भी फुल मार्क ले लीजिए, इधर 1 हो 2 हो 3 हो, क्योंकि यहाँ से आगे आप रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। से 1.0 सेंटीमीटर देन यू मस्ट सब्सट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। देखिए अगर मान लो सपोज करो आपने 4 से स्टार्ट किया और ये 10 तक पढ़ा, तो अब आपकी रीडिंग क्या आएगी 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। समझ गए। तो जिस मार्क से आपने पढ़ना शुरू किया है उस मार्क को आपको माइनस करना पड़ेगा फाइनल रीडिंग में से, तो तब आपकी करेक्ट रीडिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी कि कैसे इसने ये 10.4 से, क्योंकि इसने 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया और 10.4 तक गया, तो 10.4 में से 10.4 माइनस 1 इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर ऐसे आया। समझ गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप टूटी हुई स्केल को भी यूज कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वो फुल स्केल हो या उसमें जीरो दिख रहा हो तभी आप उसको यूज करोगे। अब सबसे बड़ी परेशानी आती है कि जो विजुअली चैलेंज, जो बेचारे आंखों से देख नहीं सकते हैं स्टूडेंट, वो लेंथ को कैसे मेजर करेंगे। दे यूज स्केल विद रेज मार्किंग दैट कैन बी फेल्ट बाई टचिंग देम। तो देखिए यहाँ पे इसको आपको इनग्रेव्ड दिख रही होगी ये डॉट, ये बिंदी बिंदी, ठीक है। तो उनके लिए स्केल पे क्या है कि इनग्रेव डॉट मार्किंग होती है, तो वो उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कहाँ तक कितनी इसकी लेंथ है। अब ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको मापना है, तो आप माप के उसको लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वाइल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो। जब भी आप लेंथ का मेजरमेंट करते हो तो उसके साथ में आपको यूनिट लिखना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आपने किस उसमें नापा है, किस यूनिट में नापा है, तो तभी पता चलेगा। दस योर रिजल्ट विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो इस प्रकार जो आपका रिजल्ट है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है नंबर का, दूसरा पार्ट होता है यूनिट का, यूनिट मेजरमेंट का, जिसमें जिस यूनिट से आपने मेजर किया है। वाई आर सम लेंथ मेजरिंग डिवाइस मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल। अब इसके भाई के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ मेजरिंग डिवाइसेस को फ्लेक्सिबल मटेरियल से क्यों बनाते हैं, तो आपको ये इसका जवाब पहले से मिल गया होगा, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें जैसे दर्जी है, दर्जी को फ्लेक्सिबल के बिना काम चलेगा नहीं। सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द क्लास वुड हैव मेजर द लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स। तो आपकी कक्षा में आपके कुछ जो फ्रेंड्स हैं वे भी उन्हीं चीज़ों की लंबाई, उन्होंने भी उन्हीं चीज़ों की लंबाई नापी होगी जिनको आपने नापा है। कंपेयर द लेंथ मेजर बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड।
तो अपने दोस्त के साथ आपने जो नापा है उसको कंपेयर करिए। आर द मेजर्ड लेंथ आर द सेम और स्लाइटली डिफरेंट। अब ये जो दोनों के द्वारा नापी गई लेंथ है वो सेम है या अलग है। इफ़ नॉट द सेम डिस्कस द पॉसिबल रीजन फॉर द डिफरेंसेस। अगर वो सेम नहीं है तो जो ऊपर बताए गए हैं कि क्या क्या आप उसमें गलतियां कर सकते हैं, उनके हिसाब से आप अपने उसमें गलतियां ढूंढिए। Now unit of length such as kilometer, meter, centimeter and millimeter begin with a lowercase letter except at the beginning of the sentence। देखिए अब ये कह रहा है कि ये जितनी भी यूनिट है इनके फर्स्ट लेटर हमेशा लोअर केस में लिखा होता है। ये आप अच्छे से ध्यान देना इस पर, क्योंकि इसी में गलतियां करते हैं। अनटिल अनलेस कि वो सेंटेंस का पहला वर्ड ना हो। ठीक है, पहला वर्ड है तो कैपिटल आएगा ही इंग्लिश के हिसाब से, अदरवाइज आपको लोअर केस में ही लिखना है। देयर सिंबल किलोमीटर, देखो ऐसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर ऑल्सो रिटन इन लोअर केस लेटर्स एंड आर नेवर फॉलोड बाई एस फॉर द प्लूरल। और इनमें कभी भी इनके प्लूरल में एस नहीं लगता है, ये ऐसे ही रहते हैं। किलोमीटर्स हो, अगर 100 किलोमीटर है तो के एम ही रहेगा, के एम एस नहीं होगा। नोट दैट ए फुल स्टॉप इज नो रिटर्न आफ्टर द सिंबल। तो किसी भी सिंबल के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाना है एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, जब तक कि सेंटेंस खत्म ना हो रहा हो उस पर। अगर उस पर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो आपको फुल स्टॉप लगाना ही है, अदरवाइज आप फुल स्टॉप उसके बाद नहीं लगाओगे। वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव ए स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि हमेशा उसके नंबर और यूनिट के बीच में स्पेस देना है। ठीक है, लोअर केस में लिखना है। सेकंड चीज, आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है अनटिल अनलेस द आपका सेंटेंस खत्म ना हो रहा हो। और आपको लोअर केस हो ही गया, अनटिल अनलेस आपका वो फर्स्ट लेटर ना हो सेंटेंस का। नो मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। अब कोई लाइन कर्व लाइन है, उसकी लेंथ आप कैसे मेजर करोगे। अनीस एंड हिज पेरेंट्स फिक्स इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट ऑन द आर्चेज ऑफ द वरांडा ऑफ देयर हाउस एज शोन इन फिगर। देखो ये है ना, ये यहाँ पे बना हुआ है ऐसे आर्क, तो उसके आर्क पे उनको लाइट लगानी है और उसकी उनको लंबाई मापनी है। तो फॉर ए सेलिब्रेशन एट होम, उनके घर पे कोई फंक्शन है उसको मनाने के लिए, हाउ वुड दे हैव मेजर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लाइट्स। अब इस लाइट को कितनी उनको लाइट चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट को कैसे मेजर करेंगे वो। In this case of a curved line, measurement can be made with help of a flexible measuring tape or by using a thread as shown in figure। देखो इसको नापने के दो तरीके हैं, या तो आप फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप से मापो इसको, अदरवाइज आप एक धागे से माप लो और उस धागे को फिर सीधा करके आप उस धागे को मेजर कर लो दोबारा। तो दोनों तरीकों से आप इसको माप सकते हो। द थ्रेड कैन बी देन बी स्ट्रेटन एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए मीटर स्केल। जैसा कि मैंने बताया, इसको फिर आप सीधा कर लो, सीधा करके मीटर स्केल से इसको माप लो आप। डिस्क्राइबिंग पोजीशन, अब स्थिति का निर्धारण कि किसकी पोजीशन क्या है। वन डे द टीचर इन्फॉर्म्स हर स्टूडेंट दैट सी हैज़ प्लान एन एजुकेशनल विजिट टू ए नियर बाई गार्डन। अब एक दिन उनके जो अध्यापक होते हैं अपने विद्यार्थियों को सूचित करते हैं कि उन्होंने 2 दिन के बाद यहाँ पे जो नियर बाय गार्डन है उसमें एक विजिट को प्लान किया है। सी आस्क्ड द स्टूडेंट टू रीच देयर डायरेक्टली इन द मॉर्निंग। अब वो क्या कहती है टीचर कि आप मॉर्निंग में जब आते हो तो सीधा वहीं पहुंचना। नवदीपा एंड हर फ्रेंड स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर देन देयर स्कूल और फर्दर। अब जो दीपा और उसके फ्रेंड्स हैं वो डिस्कशन करने लगते हैं कि जो ये गार्डन है वो उनके स्कूल की तुलना में पास होगा या दूर होगा। नाउ तस्नीम एंड पद्मा से दैट द गार्डन वुड बी क्लोजर वाइल दीपा एंड अनीस फील दैट द स्कूल वुड बी क्लोजर। अब उनमें कंट्रोवर्सी हो जाती है कि उसमें ये तस्नीम और पद्मा कहती हैं कि वो गार्डन पास में है, स्कूल दूर है। दीपा और अनीस कहते हैं कि स्कूल पास में होगा। अब हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस। अब हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर ही हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह से दिखाया गया है कि हाउस से
ये सबके ये तो स्कूल हो गया, ये उनके सबके दीपा का हाउस, अनीस का हाउस, हरदीप का, तस्नीम का, पद्मा का। तो देखिए गार्डन है इस साइड में, तो अब पद्मा के घर से पास पड़ेगा, स्कूल दूर पड़ता है, तो उन्होंने सबने अपने अपने हिसाब से कहा है। बट हरदीप का घर कहाँ है? सेंटर में है, तो इसलिए हरदीप के घर से ये भी इतनी दूर पड़ता है, स्कूल भी और गार्डन भी बराबर पड़ता है, तो सबने अपने हिसाब से सही कहा है। नाउ हु डू यू थिंक इज करेक्ट? आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, जैसा कि हमने दिखाया कि सभी सही हैं। देन वाई आर देयर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट? अब सब सही हैं तो फिर उनकी सबकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो अलग अलग क्यों हैं? दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेस, क्योंकि उनकी जो घर की लोकेशन है गार्डन से और घर से, उसकी वजह से उनकी सबकी ऑब्जर्वेशंस अलग अलग हो गई, लेकिन सही सब हैं। इफ इंस्टीड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम ए सेम ऑब्जेक्ट और पॉइंट से द बस स्टैंड, देन देयर ऑब्जर्वेशन वुड हैव बीन द सेम। देखिए अब वो कह रहा है कि इसके विपरीत अगर उन्हें एक ही वस्तु या स्थान, जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता उन्होंने कि भाई आपको उस जगह से बस स्टैंड से दूरी कितनी है, तो उनका जो अनुमान है, जो ऑब्जर्वेशन है वो समान होता, क्योंकि सभी कहते दूर है, स्कूल से दूर है, क्योंकि सबके घर से वो दूर ही है। कितना दूर है वो अलग चीज़ है, बट है तो सबके घर से वो दूर ही। When distance is stated with respect of a fixed object or point, then this point is called a reference point. तो अगर किसी वस्तु की दूरी का जो निर्धारण हम करते हैं किसी नियत वस्तु या बिंदु से किया जाए कि भाई ये फिक्स है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अगर हम किसी फिक्स ऑब्जेक्ट या फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस को देखते हैं। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, हरदीप टेल हिज फ्रेंड्स एक्साइटेडली, लेट अस ऑल गो टू द प्लेग्राउंड। अब कुछ दिन के बाद हरदीप उसको एक्साइटेडली अपने दोस्तों से कहता है कि आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। द स्पोर्ट टीचर वांट्स अस टू हेल्प हर टू ड्रॉ लाइन्स विद चूना पाउडर, दैट इज लाइम स्टोन पाउडर, फॉर मेकिंग द कबड्डी कोर्ट फॉर द स्पोर्ट्स डे। अब वो कह रहा है कि जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं वो चाहती हैं कि हम खेल दिवस के लिए जो कबड्डी का कोर्ट है उसको बनाने में उनकी चूना पाउडर से रेखा लाइनें खींचकर मदद करें। तो नो पद्मा, वी विल नीड ए लॉन्गर मेजरिंग टेप। पद्मा बोलती है कि हमें एक बहुत लंबी मेजरिंग टेप चाहिए। लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम, चलो इसको अपने स्पोर्ट्स रूम से लेते हैं। दीपा, let us first decide the point on the ground from which we will measure the distance to start drawing the lines। अब दीपा कहती है कि सबसे पहले हमें मैदान में एक ऐसे पॉइंट को फिक्स कर लेना है कि जहाँ से हम लाइनें खींचने के लिए डिस्टेंस को मेजर करेंगे। लेट अस कॉल दिस आवर रेफरेंस पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि सारी जो भी मेजरमेंट करेंगे हम इसी पॉइंट से करेंगे। Then after a few days, Padma was traveling by bus to visit her grandparents in Delhi। तो कुछ दिन के बाद पद्मा बस से अपने नाना और नानी जी के से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। She was eager to reach Delhi and was reading the kilometer stone on the side of the road। आप भी जब कभी बस या ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा कि रोड के पास में किलोमीटर स्टोन लगे होते हैं जिन पे किलोमीटर लिखा रहता है। तो वो भी बड़े उत्साहित होकर दिल्ली पहुंचने के लिए उनको जो किलोमीटर स्टोन्स आ रहे थे, उनको पत्थर आ रहे थे, उनको पढ़ रही थी कि अभी कितना टाइम और लगेगा, कितना किलोमीटर बाकी रह गया। ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन इट वाज रिटन डेली 70 किलोमीटर। अब उनमें से एक के ऊपर लिखा था कि दिल्ली 70 किलोमीटर। फर्दर ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड डेली 60 किलोमीटर। उसके कुछ देर बाद जब अगला मीटर स्टोन आया तो उस पर क्या लिखा था? किलोमीटर स्टोन दिल्ली 60 किलोमीटर। ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेटेड दैट सी वाज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस।
तो अब उसको जो हर 1 किलोमीटर का स्टोन ये दिखा रहा था कि वो और नज़दीक अपने नाना नानी जी के घर के और नज़दीक पहुंच रही है। Now these किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेटेड हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। तो ये हर एक जो किलोमीटर स्टोन है उसको दिल्ली से उसकी दूरी को बता रहे हैं कि तुम अभी कितनी दूर हो। सो दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में रेफरेंस पॉइंट क्या है? दिल्ली है, क्योंकि वो दिल्ली से ही मेजर कर रही थी। पहले वो 70 पे थी, 60 पे, 50 पे, 40 पे। तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या था? दिल्ली था। तो अब व्हाट डू सच किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेट? अब 1 किलोमीटर के जो सूचक होते हैं, पत्थर होते हैं, क्या दर्शाते हैं? हाउ कुड पद्मा कंक्लूड दैट शी वाज गेटिंग क्लोजर टू हर डेस्टिनेशन? अब पद्मा ये निष्कर्ष कैसे निकाल पाती है कि वह अपने डेस्टिनेशन के निकट पहुंच रही है? इन द किलोमीटर स्टोन reads Delhi 70 kilometer as shown in figure, we can say that the position of the Padma is 70 kilometer from Delhi. तो इसको हम देख के, ऊपर वाले स्टोन को देख के क्या कह सकते हैं कि पद्मा की जो पोजीशन है वो दिल्ली से अभी 70 किलोमीटर दूर है। व्हेन द किलोमीटर स्टोन रीड दिल्ली 60 किलोमीटर, द पोजीशन ऑफ पद्मा इज 60 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो सेम, जब 60 किलोमीटर का आया स्टोन तो अभी पद्मा की जो पोजीशन है वो दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट इनमें सब में क्या है? दिल्ली है। डज दिस मीन दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम? तो इसका क्या मतलब है कि जो उसका रेफरेंस पॉइंट से उसकी दूरी थी, पद्मा की स्थिति थी, वो समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है। व्हेन डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट? तो किसी वस्तु की स्थिति उसके रेफरेंस पॉइंट से कब चेंज होती है? जब वो चीज़ चल रही हो तभी तो चेंज होती है। अगर पद्मा खड़ी होती तो 70 पे खड़ी रहेगी वो, अगर वो चल रही है तो वो डिस्टेंस घट रही है। डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग? तो क्या यह तब होता है जब कोई चीज़ मूव कर रही हो, चल रही हो? यस। तो नाउ कम टू मूविंग थिंग्स। अब चलने पे आते हैं, क्योंकि वो चल के तो जा रही है दिल्ली, तो अब इसके बारे में सीख लेते हैं कुछ। तो लेट अस एक्सप्लोर, ये एक्टिविटी है। लुक अराउंड एंड प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट दैट आर मोशन एंड 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर एट रेस्ट। अब अपने आसपास की आप चीज़ें देखिए। आपको 5 तो ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं, सूची बनानी है जो गतिशील है, मोशन में चलती हैं, और 5 ऐसी की जो रेस्ट में है, खड़ी हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट वाज इन मोशन और रेस्ट। अब सबसे पहले आप खुद से विचार कीजिए और ये सुनिश्चित विचार कीजिए कि आपने ये कैसे डिसाइड किया कि कोई चीज़ गतिशील है या चल रही है, सॉरी गतिशील है या स्थिर है। राइट योर एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन। अब आपको अपना जस्टिफिकेशन इस टेबल में लिखना है। अब ये कह रहा है आगे, कंपेयर द एनालाइज योर जस्टिफिकेशन। अब आपका जो जस्टिफिकेशन है उसकी आप कंपेरिजन कीजिए। हाउ कैन वन डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट? कि ये कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु चल रही है या रुकी हुई है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। तो देखिए, किसी चीज़ को हम गतिशील कब बोलते हैं कि कोई चीज़ गति में है? जब वो अपने जो रेफरेंस पॉइंट है उसकी तुलना में, उसके सापेक्ष में समय के साथ साथ उसकी परिवर्तन आ रहा हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो, तो तभी तो गतिशील है वो। कि समय के साथ जैसे समय बीतता जा रहा है, जो उसका रेफरेंस पॉइंट है उससे वो उसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर वो उसकी तरफ जा रही है तो कम होती जा रही है, उससे दूर जा रही है तो बढ़ती जा रही है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, इट्स सेड टू बी इन एट रेस्ट। और अगर किसी भी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम, अब उसके रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष में टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है, तो उसको किस में बोलेंगे कि वो चीज़ रेस्ट में है। आप कितने टाइम बीत जाए वो वहीं की वहीं है। पहले भी 70 किलोमीटर पे थी, अभी भी 70 पे है। अब फिर से दीपा पे आ जाते हैं। दीपा लुकड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर्स वर सीटेड। अब दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखती है और ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। सी लुकड अराउंड अगेन आफ्टर ए मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट्स। अब वो आश्चर्यचकित हुई। तो
अभी उसने जब थोड़ी देर के बाद फिर देखा तो फिर भी लोग अपनी सीट पर ही बैठे थे। नव सी वंडर्ड, अब वो आश्चर्यचकित हुई। आर दे मूविंग, कि क्या ये गतिशील हैं? सी कंक्लूडेड दैट द पोजिशन ऑफ द पैसेंजर वाज नॉट चेंजिंग विद द टाइम। तो उसने निष्कर्ष क्या निकाला कि जो पैसेंजर्स की पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। देयर फोर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेस्ट की पोजीशन में है, स्थिर है। हाउएवर वी व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड शी फेल्ट दे वर इन मोशन एज देयर पोजीशन वाज वर चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू थिंग्स आउटसाइड। तो वो अगर वो बाहर को देख रही है तो उसको क्या है कि बाहर की चीज़ें पीछे जाती हुई दिख रही हैं। तो वो देख रही है अगर बाहर की चीज़ों से तुलना कर रही है तो पैसेंजर आगे बढ़ रहे हैं अपनी टाइम के साथ साथ में, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन अगर बस के अंदर देखती है तो पोजीशन सेम वही है, जो जिस चेयर पे बैठे थे उसी सीट पे बैठे हुए हैं। द रेफरेंस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि कोई चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है। समझ गए? अब बस आपके लिए रेफरेंस पॉइंट नहीं है, आपके लिए रेफरेंस पॉइंट उसके लिए क्या है? दिल्ली है। अगर बस है तो बस के रेफरेंस पॉइंट में तो वो बैठी हुई है, बस में तो जब वो उतरेंगे तब वो मोशन में आएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? दिल्ली है यहाँ पे। नाउ इफ दीपा कंसिडर हर सेल्फ और द बस एट द रेफरेंस पॉइंट देन द पैसेंजर वर एट रेस्ट। अगर बस को लेंगे तो वो बैठे हुए, वो रेस्ट में है। हाउएवर इफ सी कंसिडर्ड एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस से बिल्डिंग एट द रेफरेंस पॉइंट देन द पैसेंजर एंड द बस वर इन मोशन। अगर वो बाहर की किसी भी चीज़ से रेफरेंस लेती है, जैसे कोई बाहर बिल्डिंग हो, तो वे मोशन में है। Now suppose you are traveling on a ship which is moving at a constant speed along a straight line on a calm sea। calm मतलब शांत। तो मान लीजिए आप एक ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो कि बिल्कुल एक शांत समुद्र पे बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से, नियत चाल से, सरल रेखा में चल रहा है। सपोज देयर इज नो विंडो ऑन द शिप, इज देयर एनी वे दैट यू कैन डिटरमाइन वेदर द शिप इज मूविंग और इज स्टेशनरी। तो अब क्या कोई ऐसी चीज़ है, मान लीजिए जहाज़ में कोई खिड़की भी नहीं है बाहर देखने के लिए, तो अब क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप ये डिफाइन कर पाओ कि भाई आप जहाज़ गति में है या रुका हुआ है, वो चल रहा है या रेस्ट में है? तो आप कैसे पता करोगे? तो इसके लिए करेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, गति के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, ऑब्जर्व इट मोशन। अब आप एक रबड़ लीजिए, उसको एक निश्चित ऊंचाई से गिरा दीजिए, तो अब आप इसकी मोशन को ऑब्जर्व कीजिए। डज इट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन? क्या रबड़ एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गति करती है, मोशन करती है? व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप फ्रॉम द ट्री डज इट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन? और जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वह भी एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में गति करता है? हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड? क्या आपने कभी गणतंत्र दिवस की परेड देखी है? रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द परेड। तो आप जो बच्चे मार्च पास्ट करते रहते हैं उन पे, उनकी प्रस्तुति में, उसको आप याद कीजिए। डू दे मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ? क्या वे एक सीधी लाइन में चलते हैं? व्हेन ए हैवी बॉक्स इज पुश इट मे आल्सो मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखिए जब आप एक भारी बक्से को धकेलते हो तो वह क्या होता है, वो भी एक सीधी रेखा में गति कर सकता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो जब कोई भी चीज़ बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में, ठीक है, सीधी लाइन में चलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे, यानी कि सरल रेखीय गति। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग्स। तो अपनी आपकी जो आसपास की चीज़ है, परिवेश है, इसमें आप इसकी और दूसरी चीज़ों में पहचान कीजिए कि किस किस में लीनियर मोशन होती है। समझ गए लीनियर मोशन क्या होती है? किसी भी सीधी, जैसे मान लो यहाँ पे कोई आपकी चीज़ रखी है, एक टेबल है, इसको आपने ऐसे खिसका दिया तो ये क्या हो गई? लीनियर मोशन। ऐसे जरूरी नहीं आप ऐसे ही, मान लो एक टेबल रखी है और आपने इसको ऐसे खिसका दिया तो ये भी क्या हो गई? इसकी लीनियर मोशन हो गई। ठीक है, ऐसे खिसकाओगे तब भी लीनियर रहेगी, ऐसे खिसकाओगे तब भी लीनियर रहेगी।
ऐसे खिसकाओगे तब भी लीनियर रहेगी, ठीक है। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या चीज़ें हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चलती हैं? यू माइट हैव एंजॉय प्लेइंग ऑन स्विंग एंड मैरी गो राउंड्स। तो आपने झूले या जो घूमने वाले हिंडोले होते हैं उन पर तो झूलने का आनंद आपने लगभग सभी ने लिया ही होगा। आर दी टाइप ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर मोशन? वो तो सीधी लाइन में नहीं चलते हैं, तो क्या ये भी एक लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है? नो। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टाई एन इरेजर टू वन एंड ऑफ द थ्रेड, एक धागे, इरेजर को एक धागे से आप एक एंड से बांध लीजिए। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड एंड वर्ल इट। वर्ल मतलब उसको घुमाइए आप, ठीक है। आप जैसे इसमें नीचे उसमें दिखाया गया है कि आप धागे से इरेजर बांध के उसको चारों तरफ घुमाइए। अब ऑब्जर्व इट मोशन, इसकी मोशन को आप ऑब्जर्व कीजिए। इज द मोशन ऑफ द इरेजर सेम एज दैट ऑफ द मैरी गो राउंड? तो क्या इसकी जो मोशन है वो मैरी गो राउंड की तरह ही है, सेम? यस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है ऐसे, ये हो गई सर्कुलर मोशन। ये भी क्या है, देखिए ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये भी सर्कुलर मोशन है, ठीक है। आगे समझ में सर्कुलर क्या होती है? ये स्ट्रेट मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन कि आप गोल 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 घूम रहे हो, दैट इज सर्कुलर मोशन। नव एक्टिविटी 5, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टाई एन इरेजर और ए पोटैटो टू वन एंड ऑफ द थ्रेड, एक धागे पर आप क्या कीजिए, आप या तो इरेजर या आलू बांध लीजिए। हैंग ऑन द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, कीप योर हैंड स्टडी। अब आपको क्या करना है, धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबड़ को नीचे लटकाना है और अपना हाथ बिल्कुल एकदम स्टडी रखना है। यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज। अब आपको इसको क्या करना है, दूसरी तरफ खींचना है इसको मैं बताता हूँ कैसे। अभी दूसरी तरफ खींच के आपको छोड़ देना है। डज ई स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो? अब वो क्या करेगा, इधर से इधर आना जाना शुरू कर देगा। इट्स मोशन सिमिलर टू द मूविंग ऑफ ए स्विंग। देखिए यहाँ पे ऐसे दिखाया गया कि आपने इसको इधर खींचा और खींच के इसको छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, पहले इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, इधर जाएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर वापस इधर जाएगा। तो ये ऐसे ही करता रहेगा कि इधर से इधर, इधर गया, फिर इधर गया, क्योंकि आपने फिक्स कर रखा है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स पोजिशन इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब एक इस फिक्स पोजिशन के ही दोनों तरफ जो घूम रहा है, पहले इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं इसको। तो जो झूला होता है हमारा, झूला क्या होता है, ऐसे ऐसे आगे आता है, फिर पीछे जाता है, ऐसे ही होता है ना झूला, फिर आगे आता है, फिर पीछे जाता है। तो ये झूले की गति क्या हो गई, ऑसिलेटरी मोशन होती है। अब देखिए और आगे चलते हैं। लेटस इन्वेस्टिगेट। टेक ए थिन मेटल स्ट्रिप टू अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर। तो आपको आधा मीटर की एक लंबी धातु की पतली पट्टी लेनी है। होल्ड इट्स वन एंड प्रेस टू ए टेबल। अब आपके एक एंड को, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, किसी चीज़ से टेबल पे प्रेस कर देना है, ठीक है। यू में यूज ए फ्यू बुक्स और ब्रिक्स, इसको कुछ भी ले सकते हो आप, बुक यूज कर सकते हो, ब्रिक्स ले सकते हो इसको रोकने के लिए। प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो। अब आपको क्या करना है, इसका जो फ्री एंड है इसको ऐसे दबा के और छोड़ देना है। अब जब आप इसको ऐसे छोड़ोगे तो ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्ट्रिप, डज इट मूव अप एंड डाउन? ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेगी। दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रही है ना, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये आपने नीचे दबाई, ये फिर क्या करेगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर एक सर्टेन टाइम तक ऐसे ही करती रहेगी। धीरे धीरे ये क्या नंबर इसके वो क्या रहेंगे, छोटे होते चले जाएंगे ऑसिलेशन टाइम के साथ साथ, और ये फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी फिर से जब इसके मोशन खत्म हो जाएंगे। तो ये भी ऑसिलेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल है। देखिए अब एक चीज़ और होती है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट
repeats its paths after a fixed interval of time, its motion is said to be the periodic। तो अब एक मोशन और आ गई पीरियोडिक मोशन। यदि कोई चीज एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी गति को रिपीट करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक, कि वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में ये फिर यहीं पे आएगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन। अब कोई सर्कुलर मोशन में होता है तो वो कोई चीज़ वो क्या करती है, बार बार उसी जगह पे आती है घूम के सर्कल में। अब सर्कल बार बार आएगी ना, ऐसे घूम घूम के सर्कल में है, तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो एन ऑब्जेक्ट इज इन ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो रिपीट्स इस मोशन वाइल मूविंग टू एंड फ्रो। तो ये तो हो ही गया सर्कुलर मोशन का। तो जब आपका ये रहता है ऑसिलेटरी मोशन होती है, उसमें भी चीज़ क्या है, पहले ये मान लो इसको, ये ऑसिलेटरी का है, पहले इधर जाएगी फिर वापस यहीं आएगी, फिर इधर जाएगी फिर इधर जाएगी। तो ये भी क्या है, अपनी एक फिक्स पॉइंट के आसपास ही घूम रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर। तो ये दोनों ही, चाहे वो सर्कुलेटरी मोशन हो या ऑसिलेटरी मोशन हो, दोनों ही किस तरह की होती हैं, पीरियोडिक होती हैं, पीरियोडिक इन नेचर, आवर्त गति होती हैं, आवर्त बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। तो आवर्ती गति होती है, आवर्ती गति हिंदी में। नव एक्टिविटी, लुक एट द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रन पार्क, विजिट ए चिल्ड्रन पार्क। आपको चिल्ड्रन पार्क की पिक्चर देखें और कहीं चिल्ड्रन पार्क में विजिट करें, आपके आसपास हैं बहुत सारे। ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस। अब डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस को आप ऑब्जर्व करिए। कोई बच्चे दौड़ रहे होंगे, कोई खेल रहे होंगे, कोई झूल रहे होंगे, कोई स्लाइडिंग कर रहे होंगे। क्लासीफाई दैम एज लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। अब उनको आपको लीनियर में, सर्कुलर में और ऑसिलेटरी मोशन में डिफाइन करना है कौन सी किसकी क्या है। तो इसके हिसाब से भी आप देख के बता सकते हो जो नीचे डायग्राम दिया है, और उसके बारे में अपना जस्टिफिकेशन भी आपको देना है कि वो ऐसी मोशन क्यों है। ये देखिए जैसे इसमें सबका दिखाया गया है, आपको टाइप ऑफ मोशन इसमें सारे ऐड करने हैं। तो ऐसे चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। अब उससे पहले हम ख़त्म करने से पहले इसके कीवर्ड को एक बार मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। सेंटीमीटर को हिंदी में सेंटीमीटर कहते हैं, मेजरमेंट को कहते हैं मापन, क्लासीफाई को कहते हैं किसी चीज़ों का वर्गीकरण करना, सर्कुलर मोशन को कहते हैं वृत्तीय गति, मीटर का मीटर होता ही है, एक्सप्लोर को कहते हैं खोज करना, डिस्टेंस को कहते हैं दूरी, मिलीमीटर मिलीमीटर ही होता है, आइडेंटिफाई को कहते हैं पहचान करना, किलोमीटर किलोमीटर होता है, मोशन को कहते हैं गति, और इन्वेस्टिगेट को क्या कहते हैं, जांच करना किसी चीज़ की, लेंथ को बोलते हैं लंबाई, ऑसिलेटरी मोशन को कहते हैं दोलन गति, जस्टिफिकेशन को कहते हैं किसी चीज़ का औचित्य बताना, उसको जस्टिफाई करना, लीनियर मोशन क्या होती है, सरल रेखीय गति, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है किसी चीज़ का, संदर्भ बिंदु, ऑब्जर्व करना क्या होता है किसी चीज़ का, अवलोकन करना, और एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, लंबाई का एसआई मात्रक। तो चलिए फटाफट एक बार दोबारा से इस चैप्टर की पूरी समरी पढ़ लेते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज एसआई हैज़ बीन एडोप्टेड बाय कंट्रीज एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई यूनिट है, उसको सभी देशों द्वारा क्या लिया गया है, स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई है मेजरमेंट की। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, इट्स सिंबल इज एम। तो एसआई यूनिट क्या है मेजरमेंट की, मीटर है, इसका सिंबल एम है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये आपने सब अच्छे से पढ़ा है। When distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called a reference point। जब किसी फिक्स पॉइंट से आप बार बार किसी का रेफरेंस ले रहे हो, डिस्टेंस उसका जगह का डिस्टेंस का, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। तो अगर आपने किसी चीज़ को रेफरेंस पॉइंट लिया है और आपकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ रेफरेंस पॉइंट के साथ चेंज हो जा रही है, तो आप क्या है, मोशन में है। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, जब वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन।
एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, मतलब वहीं से चला वापस वहीं आ गया, अबाउट एनी फिक्स पोजिशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो आई होप आपको सारी मोशन समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी को किसी मोशन में कोई डाउट है या पूरे चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी हमारी अच्छी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।